दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज के चैप्टर 6 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, यानी बैंक के साथ में हम कोई भी लेन देन की एंट्री अकाउंटिंग में कैसे करें। ठीक है, और अगर आपने अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पढ़े हैं, जैसे कि मैंने पीछे के चैप्टर्स में भी बताया, तो आप चैप्टर 3 चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं या चैनल पर सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अकाउंटिंग के सभी रूल्स मिल जाएंगे। ध्यान दें, अगर आपने अकाउंटिंग के रूल्स अच्छे से नहीं जानकारी लिए हैं तो आपको ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आएंगे। तो ट्रांजैक्शन अच्छे से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि अकाउंटिंग के सभी रूल्स पता हों। ठीक है, तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे लर्न किए जाते हैं ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक वर्ड आता है विड्रा नाम से। ठीक है, जब भी हम किसी बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसे विड्रा कहा जाता है, विथड्रॉ। और जब हम किसी भी बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उसे डिपॉजिट कहा जाता है। इन दोनों वर्ड्स को आप अच्छे से समझ लें। हो सकता है आपने सुना भी हो, लेकिन यहाँ पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाते हैं ये हम सीखेंगे। इसके लिए मैं कोई 5 एग्जांपल्स लूँगा, जैसे कि मैंने पिछले चैप्टर्स में भी लिए थे, और मैं उन्हें तुम्हारे सामने सॉल्व करूँगा। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि मैंने विड्रा किया कैश बैंक से 2000, उसके बाद मैंने फिर विड्रा किया SBI से भी 1000, और 3 बार मैंने डिपॉज़िट किए हैं बैंक में। एक बार 6000, एक बार मैंने HDFC में डिपॉज़िट किया है 1200, और उसके बाद मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में भी डिपॉज़िट किया है 20,000। मतलब 3 बार मैंने जमा किए हैं और 2 बार मैंने पैसे निकाले हैं। इन पांचों ट्रांजैक्शंस को कैसे हम डेबिट क्रेडिट में एंट्री करें, जनरल बुक में कैसे एंट्री करें, वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल बुक क्या होती है ये भी मैंने पिछले के चैप्टर में बताया था, उसे भी आप पीछे के चैप्टर्स में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जनरल बुक में इन सभी ट्रांजैक्शंस की सही तरीके से एंट्री करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये एंट्रीज़ की जाती हैं और पहला एग्ज़ाम्पल कैसे किया जाता है। जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल है 1/5/2020 को मैंने विड्रा किया कैश फ्रॉम बैंक 2000 रुपीज़। तो इसमें आप देख सकते हैं, क्योंकि बैंक से मैंने कैश लिया, कैश रियल अकाउंट होता है, और रियल अकाउंट कहता है कि अगर कुछ आ रहा है, कैश आ रहा है, तो वो डेबिट होता है। तो रियल अकाउंट के रूल से कैश डेबिट हो जाता है। और चूँकि बैंक से हम पैसा ले रहे हैं, बैंक हमें दे रहा है, बैंक एक संस्था है, और संस्था या किसी व्यक्ति का नाम पर्सनल अकाउंट में आता है, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक हमें दे रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट इस ट्रांजैक्शंस में। अब हम अगले एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, उसे देखते हैं कि उसमें कैसे लेन देन किया जाता है। अगला लेन देन मैंने किया है 2/5/2020 को, और इस ट्रांजैक्शंस में अगर देखा जाए तो पहले के जैसा ही है। इसमें भी मैंने कैश विड्रा किया है, मतलब लिया है, और रियल अकाउंट के नियम से कैश अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि कैश ले रहा हूँ, आ रहा है हमारे पास। और यहाँ पर बैंक का नाम मैंने दिया है। पिछले वाले एग्जांपल में बैंक का नाम नहीं दिया था। कभी कभी बैंक का नाम दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। तो बैंक हमें दे रहा है SBI, तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, जैसे कि पहले हमने देखा। अब हम आते हैं तीसरे एग्जांपल पर और उसे सॉल्व करते हैं। तीसरा एग्जांपल है डिपॉज़िट का, जिसमें मैंने पैसा जमा किया है। डिपॉज़िट का मतलब जमा करना। 3/5/2020 को मैंने बैंक में 6000 रुपीज़ जमा किए। ठीक है, तो इसका नियम आप समझ सकते हैं। जब मैं पैसा जमा कर रहा हूँ तो बैंक को दे रहा हूँ, तो बैंक एक संस्था है और पर्सनल अकाउंट का रूल लागू होता है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि अगर हम किसी को दे रहे हैं, यानी वो हमारा ले रहा है, तो वो डेबिट हो जाता है। तो इस कंडीशन में बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है। और क्योंकि हम कैश उसे दे रहे हैं, रियल अकाउंट कहता है कि अगर कोई चीज़ जा रहा है हमारे पास से, किसी को हम कुछ दे रहे हैं, तो वो क्रेडिट हो जाता है। तो बैंक अकाउंट
डेबिट हो जाता है लेने की वजह से, और कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल 4 में भी डिपॉज़िट किया है। 4/5/2020 को मैंने HDFC में 1200 रुपीज़ डिपॉज़िट किए, यानी जमा किए। वैसे ही है ये भी, क्योंकि HDFC बैंक हमारा पैसा ले रहा है, हम जमा कर रहे हैं, तो HDFC बैंक डेबिट हो जाता है, और कैश हम दे रहे हैं और तो रियल अकाउंट के नियम से पैसा हमारा जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से HDFC अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 एग्ज़ाम्पल हमने किए। ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल और मैंने लिखा हुआ है, 5th एग्ज़ाम्पल भी करके हम प्रैक्टिस करते हैं। और 5वें एग्ज़ाम्पल में भी डिपॉज़िट ही मैंने किया है, यहाँ पर बस बैंक का नाम चेंज हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों घुमा फिरा करके एंट्रीज़ आती हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। 5/5/2020 को मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में 20,000 जमा किया। बिल्कुल वही रूल लागू होता है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा पैसा ले रहा है, नहीं जमा कर रहे हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट हो जाता है। और क्योंकि हम कैश दे रहे हैं और रियल अकाउंट के नियम से वही कैश हमारा जा रहा है, नहीं हम दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो ये अकाउंटिंग के रूल्स अगर आपको सही तरीके से मालूम है तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आती है। तो इन 5 एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझ के आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने एक साथ कर दिए हैं यहाँ पे स्क्रीन पर, और ये सारे एग्ज़ाम्पल्स जनरल बुक में इस तरीके से आप एंट्री कर लेंगे, यानी एक टेबल आप बना लेंगे। इसमें 4 कॉलम होंगे, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। और ये सारे एग्ज़ाम्पल्स आप एक साथ कर सकते हैं। आपको अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले बताया। डेट में डेट डाली जाएगी, पर्टिकुलर में लेन देन करने वालों के, और डेबिट में कितना पैसा दिया और क्रेडिट में कितना लिया, और डेबिट में कितना लिया, क्रेडिट में कितना दिया, ये दिखाया जाता है। तो अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो दोस्तों लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।